तो भी हमारे पास नेक्स्ट आता है सीरीज एलसीआर सर्किट, जिस सर्किट के अंदर हम एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं अलोंग विद एसी अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो ये हम कंसीडर कर लिया भाई। लेट आर बी द रेजिस्टेंस, एल बी द इंडक्टेंस एंड सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, all three are connected in series with the AC source. The source having the EMF at any instant of time t is equal to E naught sin omega t. This is the EMF at any instant of time t is alternating source. ठीक है, now all three are connected in series combination. That's why the current in all is same और direction of current is also same in all the three. तो ये current की direction मैंने consider कर ली हुई सभी के अंदर। ठीक है, let VR be the resistance across voltage across the resistance, VL be the voltage across the inductor and VC be the voltage across the capacitor. ठीक है, अब बात करता हूं मैं फेज डिफरेंस की भी। In case of resistance there will be no phase difference between current and voltage. ठीक है, in case of inductor there will be a phase difference of 90 degree in between the current and voltage leads. ठीक है, in case of capacitor, in case of capacitor the phase difference between current and voltage is 90 degree and voltage lags behind. ठीक है, ये तीनों चीज मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। इस केस में बात करता हूं तो VR की डायरेक्शन सेम, VR भी यही हो गया और I भी यही हुआ। इस केस में बात करता हूं तो VL की डायरेक्शन ये चलेगी भी VL। इसमें बात करता हूं तो VC की वैल्यू आ जाएगी ये VC। ठीक है, in case of capacitor the phase difference between the current and voltage is 90 degree and voltage or we can say EMF lags behind the current. Okay, ये हो गया lags behind the current। ये तीन हमारे पास आ गए। अब उसके बाद चलता हूं भाई मैं इधर, VR क्या है? Voltage across the resistance and VR must be equal to I into R, इसके बराबर होगा। पीक वैल्यू अगर इसकी निकाले तो V नॉट R, ये किसके बराबर होगा? ये I नॉट इंटू R के बराबर आ जाएगा। I नॉट बी द मैक्सिमम करंट एंड V नॉट R बी द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली आप अगर VL की वैल्यू निकालोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? I इंटू XL इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, और V नॉट L इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये किसके बराबर आएगा? दिस इज X नॉट I नॉट XL इसके बराबर आएगा। सिमिलरली VC की वैल्यू निकालो, VC किसके बराबर आएगा? दिस VC इज इक्वल टू इसके बराबर I इंटू XC इसके बराबर आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं V नॉट C की तो ये किसके बराबर आएगा? दिस मस्ट बी इक्वल टू I नॉट XC इसके बराबर हमें मिल जाएगा। सब कुछ ठीक है यहां तक? एनी डाउट? नो डाउट? वेरी गुड। चलिए, तो यहां पर आपके पास आ जाता है भाई ये एलसीआर सर्किट का होगा, तीनों का फेज डायग्राम भी होगा। यहां मैं बनाता हूं भाई फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम के लिए क्या किया आपने? तीनों को कंबाइन कर दिया। लेट दिस, ये ले लिया भाई मैंने। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये मैंने ले ली भाई करंट की डायरेक्शन। ठीक है, करंट आई की डायरेक्शन होगी। करंट की डायरेक्शन और VR की डायरेक्शन सेम होती है तो VR भी मैंने यही ले लिया भाई VR नॉट। ठीक है, VR नॉट। करंट I की वैल्यू भी, I की डायरेक्शन भी सेम थी, ये ले लिया। अब देखो करंट के साथ वोल्टेज VL 90 का एंगल बना लिया और वोल्टेज आगे भी है तो 90 का एंगल बनाएंगे तो यहां पहुंचेंगे, यहां पहुंच गए भाई। ये डायरेक्शन किसकी होगी? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VL। किसकी डायरेक्शन आ गई है? VL की डायरेक्शन आ गई है। ठीक है, सिमिलरली VC की डायरेक्शन ड्रॉ करनी है तो क्या करें? करंट के साथ 90 का एंगल बना लिए, बट नीचे की तरफ करंट ये रहा, करंट के साथ 90 का एंगल बना लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया भाई। ये किसकी डायरेक्शन होगी? V नॉट C की। ठीक है, करते हैं हम। ये आ जाएगा आपके पास V नॉट L और ये आपके पास आ जाएगा V नॉट C। तीनों की डायरेक्शन पता चल गया। अब यहां से अगर डायग्राम से देखोगे तो V नोट L एंड V नोट C हैव द एंगल 180 डिग्री। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस C एंड L,
ठीक है, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर इज 180 डिग्री। कितना होगा? 180। ठीक है, एंगल की बजाय आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेजेस ऑफ voltages across the resistance the inductor and the capacitor। इंडक्टर और कैपेसिटर की जो वोल्टेज है उनके अक्रॉस कितना फेज डिफरेंस है? तो फेज डिफरेंस होगा 180 डिग्री का। कितना है? 180 डिग्री का। चलो हो गया भाई, ये हो गया। अब देखो ये वाली वोल्टेज ये वोल्टेज दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि ये वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो टोटल निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करें? डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। लेट V naught L minus of V naught C, V naught C, this is the resultant, this is the resultant of these two। साथ में ये कंसीडर कर देते हैं कि कंसीडर V naught L is greater than V naught C। V naught L बड़ा है, ये छोटा है, तो डायरेक्शन बड़े वाले की तरफ आएगी, इसकी तरफ आ जाएगी भाई डायरेक्शन, और ये आ गया भाई इस तरीके से। ठीक है, यहां से और यहां तक ये जो आपके पास बना है ना, ये फेजर आपके पास बन गया भाई क्या? दिस फेजर इज V नॉट L माइनस ऑफ V नॉट C, ये बन गया है। एंड दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वोल्टेजेस। अब हो गया वोल्टेजेस, दो का हिसाब हो गया हमारे पास, दो का रिजल्टेंट तो मेरे पास आ गया। टोटल कितनी है? 3 वोल्टेज है यहाँ, दो का रिजल्टेंट मेरे पास आ चुका है। अब ये रिजल्टेंट और ये VR, इन दोनों का रिजल्टेंट मेरे को और निकालना पड़ेगा। एक तो रिजल्टेंट वाला और एक VR वाला, इन दोनों का ही रिजल्टेंट मुझे और लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें? फिर से एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम बना लिया भाई, यहां से ये बन गया पैरेललोग्राम, बन गया, बना लिया एक पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया। लेट दिस इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये जो डायगोनल हमारे पास आया, दिस डायगोनल रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ EMF गिवन बाय दिस अल्टरनेटिंग सोर्स या नेट EMF। ठीक है, नेट वोल्टेज या नेट EMF की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और नेट वोल्टेज नेट EMF कहां से आया? यहां से मुझे मिला, इस जगह से। ठीक है, इस जगह से मुझे नेट EMF मिला है, इसलिए ये नेट EMF होगी। और ये नेट EMF किसके बराबर आएगी? इसके बराबर आएगी। इसीलिए मैंने इस वेक्टर को क्या नाम दिया? E नोट का नाम दिया। ठीक है, फेजर डायग्राम में कोई प्रॉब्लम भाई कुछ समझ में ना आया हो? अब बात करता हूं मैं एंगल। तो EMF कितना एंगल बनाती है? ओमेगा टी का। नेट EMF आई थी मेरे पास ये, और ये एंगल जो बना है ये एंगल होगा भाई कितना? ओमेगा टी। करंट और EMF के बीच का जो एंगल है ये वाला, इसको हमने मान लिया फाई। तो ये एंगल कितना बना? करंट और वोल्टेज के बीच में, करंट और एक्स एक्सिस के बीच में। करंट ये था, एक्स एक्सिस ये थी, ये एंगल बन जाएगा आपके पास ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई, ये एंगल बन जाएगा। बाकी एंगल्स मेरे हिसाब से कुछ शो करने के लायक नहीं है, क्योंकि ये करंट और ये वोल्टेज 90 का एंगल बना रहा है, ये करंट और ये वोल्टेज भी कितना बना रहा है? 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमने उनको जोड़ दिया, तो ये रिलेशन हमारे पास मिल गया भाई, आ गया ये रिलेशन। ठीक है, अब इस फेजर डायग्राम में किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। कुछ डाउट आया इन दिस फेजर डायग्राम? नहीं आएगा? चल तो अब चलते हैं आगे। ठीक है, अगर कुछ डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल आंसर राइट टाइम, राइट नाउ और इन अनदर टाइम। ओके, चल तो ये हमारे पास बन गया भाई फेजर डायग्राम। इस फेजर डायग्राम में मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट फेजर डायग्राम बहुत आसानी से बन गया है। अब चलते हैं भाई इसके इंपीडेंस और निकाल लेते हैं। इंपीडेंस निकालने के लिए क्या किया हमने? टोटल EMF निकाली E नोट। किसका रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट है इस VL माइनस VC का और VR का। ठीक है, तो यहां मैं ये कह दूं कि दिस ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, इसको नाम देते हैं भाई ट्रायंगल, ट्रायंगल O, ये नाम दे दिया A, ये नाम दे दिया मैंने। ठीक है, ट्रायंगल OAB मैंने कंसीडर किया, मैं यहां बना रहा हूं ट्रायंगल, ट्रायंगल OAB। ये है O, ये है A। O से लेके A तक किसे रिप्रेजेंट करें हम? V नॉट R को रिप्रेजेंट करें। A से लेके B तक ये जो लेंथ आपके पास बनी है ये वाली, दिस लेंथ रिप्रेजेंट्स दिस V नॉट L माइनस ऑफ V नॉट C। और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये E नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो गया V, राइट। दिस एंगल इज फाई। ये एंगल बन रहा था आपके पास
ये एंगल क्या बन रहा है? फाई। सब कुछ ठीक है यहाँ तक? एनी डाउट? नो डाउट? आर यू श्योर? वेरी गुड। तो ये बन गया आपके पास फाई। ठीक है भाई, आई थिंक यहां तक पहुंचने के बाद किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दिस ट्रायंगल इज नोन एज द इंपीडेंस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को क्या नाम देते हैं हम? इंपीडेंस ट्रायंगल का नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम दे दिया? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, चलो, तो इंपीडेंस का नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल को, इंपीडेंस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। इस ट्रायंगल में ई नोट की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, ई नोट स्क्वायर इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इन द राइट एंगल ट्रायंगल OAB इसके अंदर। तो ये इज इक्वल टू होगा किसके? V नोट R इट्स स्क्वायर एंड प्लस ऑफ V नोट L माइनस ऑफ V नोट C इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, पुट ऑल द वैल्यू, इसकी इसकी उसकी, ये तीनों वैल्यू उठाओ, यहां रख दोगे। यहां रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा E नोट स्क्वायर इज इक्वल टू I नोट इंटू R इट्स स्क्वायर प्लस I नोट इंटू XC, पहले है L, XL माइनस I नोट इंटू XC इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से I नोट कॉमन, ऊपर स्क्वायर है वो भी बाहर आ जाएगा, यहां से I नोट स्क्वायर ये भी बाहर आ जाएगा। तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा कुछ इस तरीके से, E नोट स्क्वायर इज इक्वल टू I नोट स्क्वायर इनटू R एंड प्लस XL माइनस ऑफ XC। ठीक है, एनी डाउट इन हियर? यहां तक कोई डाउट है? आपको E नोट स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, दैट E नोट स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। भाई इसका भी स्क्वायर होगा यहां, यहां इसका स्क्वायर हो जाएगा। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर अंडर रूट हम ले लेते हैं तो अंडर रूट लेने के बाद ये तो बन जाएगा आपके पास E नोट और ये बन जाएगा आपके पास I नोट और ये बन जाएगा आपके पास R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC इट्स स्क्वायर। ठीक है, राइट? तो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। I नोट की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो I नोट इज इक्वल टू E नोट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस ऑफ XC इट्स स्क्वायर। ये आ जाएगी भाई वैल्यू किसकी? ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी करंट I नोट की। ठीक है, अब ये जो रिलेशन हमें मिला है ना डिवाइड में जो आया, इसको अगर पूरे रिलेशन को अगर ऑन से कंपेयर करें तो ये जो डिवाइड में टर्म है ना, दिस टर्म इज बिहेव लाइक ए रेजिस्टेंस। किस तरह बिहेव करेगा? रेजिस्टेंस की तरह। लेकिन प्योरली रेजिस्टेंस तो मैं इसको कह नहीं सकता क्योंकि यहां पर क्या है? रिएक्टेंस साथ में है, तो ये भी क्या होगा? ये कंप्लीट नेट रिएक्टेंस या नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस LCR सर्किट हमें मिल जाएगा। एंड दिस नेट रेजिस्टेंस इज नोन एज द इंपीडेंस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा इंपीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस ऑफ XC इट्स होल स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज द इंपीडेंस। इसके बराबर आ गई, ये इंपीडेंस के बराबर हमें मिल गया। तो इंपीडेंस Z इज इक्वल टू दिस, इसके बराबर हमें हमारे पास इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट है वो पता चल जाता है। ओके, दिस ट्रायंगल इज नोन एज द इंपीडेंस ट्रायंगल। क्या कहते हैं इसे? इंपीडेंस ट्रायंगल का नाम इसे दे देते हैं। ठीक है, अब देखो इसी ट्रायंगल को मैं यहां बना रहा हूं, OA AB और OA, OA AB और ये जो आपके पास है V नोट R, इसको मैं I नोट R लिख दूं। ठीक है, I नोट इंटू R। ये जो आपके पास है ये वाली टर्म, इसको I नोट XL माइनस I नोट XC कर दें। I नोट को मैंने I नोट को बाहर रख देते हैं, क्या बना? XL माइनस XC। ये आपके पास है E नोट। क्या ये? E नोट। E नोट क्या है? मैक्सिमम करंट, राइट? और मैक्सिमम करंट को हम ऐसे लिख सकते हैं I नोट इंटू Z, सॉरी मैक्सिमम EMF को हम ये लिख सकते हैं मैक्सिमम करंट मल्टीप्लाई बाय द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस मैंने इस सर्किट का निकाल चुका है, इंपीडेंस Z के बराबर है, Z लिख दिया। कर सकते हैं ना ये? I नोट तीनों में हटा सकते हैं, यहां से तीनों में, यहां से भी हटा दिया, यहां से भी हटा दिया और यहां से भी हटा दिया। अब देखो इस ट्रायंगल में आपको ये मिल गया, ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू, ये Z के बराबर है, ये R के बराबर है और ये XL माइनस XC के बराबर। अगर यहां आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो तो Z की वैल्यू आपके पास ये निकलती है। करके देख,
अगर उस ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते तो हमें यही वैल्यू मिलेगी, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, इंपीडेंस ट्रायंगल, क्योंकि इस ट्रायंगल की हेल्प से हम इजीली इंपीडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वी आल्सो इजीली फाइंड द फेज डिफरेंस फ्रॉम दिस ट्रायंगल। अगर यहां इस एंगल को मैं फाई का नाम दे रहा हूं तो फेज डिफरेंस फाई कितना होगा, इससे बताना, यहां से कितना होगा, दैट फेज डिफरेंस tan phi इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दिस बेस r दिस, अप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपके पास xl माइनस xc डिवाइड बाय r, दिस इज द फेज डिफरेंस। क्या आ जाएगा, ये फेज डिफरेंस हमें पता चल गया इसी इंपीडेंस ट्रायंगल से। तो ये ट्रायंगल अगर हमें पता चल जाती है तो हम इजीली z की वैल्यू निकाल सकते हैं, इजीली फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज है इन दोनों।